हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। परमानेंट मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले आप एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड कंसीडर कीजिए जिसके कोर में अल्निको एक एलॉय है। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकेल और कोबाल्ट, ठीक है। इन मेटल्स का मिक्सचर है अल्निको, तो ये एक एलॉय है और ये एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है। ये मैं आपको क्लियर करता हूँ आगे। हार्ड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस क्या होता है ये मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ। तो अल्निको के कोर वाला एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड हमने कंसीडर किया और फिर एक इसी तरह का हम लोग सोलेनॉइड कंसीडर करते हैं जिसमें कोर जो हो वो सॉफ्ट आयरन का हो। अब हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर वाला करंट कैरिंग सोलेनॉइड कंसीडर किया। तो ये दो अलग अलग करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स है। फर्स्ट का कोर जो है वो अल्निको का बना हुआ है और सेकंड का कोर जो है वो सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है। अब दोनों ही सोलेनॉइड से चूंकि करंट पास कर रहा तो दोनों ही सोलेनॉइड जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं और इनके अंदर जो कोर है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। ओके, चूंकि करंट कैरिंग सोलेनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये कोर्स रखे हुए हैं। ओके, तो ये कोर्स जो है वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। अब जरा उस स्थिति पर विचार कीजिए जब सोलेनॉइड से करंट फ्लो करना बंद कर दे। सपोज 5 मिनट तक दोनों से करंट फ्लो कराया जाता है और उसके बाद जो है करंट को स्टॉप कर दिया जाता है। अब जो है सोलेनॉइड में करंट नहीं है। हम पाते हैं कि अल्निको मटेरियल जो है ये अब भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। अब भी इसके पास कुछ हद तक मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है। अल्निको के पास कुछ मैग्नेटाइजेशन अभी भी बचा हुआ है। सॉफ्ट आयरन का जो मैग्नेटाइजेशन है वो कंप्लीटली लॉस हो चुका है। सॉफ्ट आयरन ने अपना मैग्नेटाइजेशन कंप्लीटली लूज कर दिया है और ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता, लेकिन अल्निको जो है मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। आप लोग इस मैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस को समझते हैं। ये दोनों ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, अल्निको हो या फिर सॉफ्ट आयरन कोर हो, ये दोनों ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। और आपको पता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में डोमेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका अपना एक नेट मैग्नेटाइजेशन होता है हर एक डोमेन का, लेकिन एक बल्क मटेरियल का नेट मैग्नेटाइजेशन 0 होता है। जब किसी एक्सटर्नल फील्ड में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाता है तो ये सारे डोमेन्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। उससे पहले इन डोमेन्स का जो डायरेक्शन है वो रैंडम होता है और चूंकि डोमेन्स जो है रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, इस कारण से इनिशियली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का नेट मैग्नेटाइजेशन 0 था। लेकिन जब एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर इन्हें रखा गया तो ये दोनों मैग्नेटाइज होते हैं। जब करंट ऑफ किया गया, करंट को स्टॉप किया गया
सोलोनॉइड से, तो भी अल्निको जो है उसके पास कुछ हद तक मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है। इसका मतलब उसके डोमेन्स जो है वो कंप्लीटली रैंडमाइज्ड नहीं हो पाए, उसके डोमेन्स कंप्लीटली रैंडमाइज्ड नहीं हो पाए। अभी भी डोमेन्स में कुछ हद तक अलाइनमेंट है, जिस कारण से उसके पास अपना एक नेट मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है। लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर, इसमें डोमेन्स हैं, ओके, और वो सब रैंडमाइज हो चुके हैं, ओके, थर्मल मोशन के कारण। इस तरह के सबस्टांस को हम लोग हार्ड फेरोमैग्नेट या हार्ड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं। ऐसे सबस्टांसेस जो जिन्हें एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए तो मैग्नेटाइज तो होते हैं, और एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करने के बाद भी उनका मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट करता है, वो अपना मैग्नेटाइजेशन कंप्लीटली लूज नहीं करते हैं। ऐसे सबस्टांसेस को हम लोग हार्ड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं। और हार्ड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के कई एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नेचुरली जो हम लोग को लोडस्टोन मिलता है, जो कि ब्लैक कलर का आयरन का एक ओड है, मैग्नेटाइट। तो ये एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है और इसके पास अपना एक नेट मैग्नेटाइजेशन होता है। अल्निको, जिससे कि आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाए जाते हैं, कोबाल्ट स्टील, जिससे कि आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाए जाते हैं, ये सब हार्ड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के एग्जांपल्स हैं। इन्हें यदि किसी तरीके से मैग्नेटाइज किया जाए, किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख करके मैग्नेटाइज कर दिया जाए और फिर एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव किया जाए, तो ये अपना मैग्नेटाइजेशन कंप्लीटली लूज नहीं करते हैं। क्या कोई तरीका नहीं है इनके मैग्नेटाइजेशन को कंप्लीटली रैंडमाइज करने का, इनके मैग्नेटाइजेशन को कंप्लीटली जीरो करने का फिर से? हाँ बिल्कुल है। इन्हें हिट करके, है ना, हिट करके इनके मैग्नेटाइजेशन को लॉस किया जा सकता है, या फिर उन्हें हथौड़े से पीटने से या पटकने से जो है उनका नेट मैग्नेटाइजेशन जो है वो लॉस हो सकता है। मतलब किसी भी तरीके से उनके डोमेन्स को जो है रैंडमाइज करना है। एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करने के साथ ही हार्ड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस में डोमेन्स जो है वो रैंडमाइज्ड नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनका एक नेट मैग्नेटाइजेशन जो है वो परसिस्ट करता है। दूसरी ओर सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को पीटने की जरूरत नहीं होती है थोड़े से, उन्हें पटकने की जरूरत नहीं होती है, उन्हें गर्म करने की जरूरत नहीं होती है, वो रूम टेम्परेचर पर ही उनके डोमेन्स जो है वो रैंडमाइज हो जाते हैं खुद ब खुद। जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करेंगे वो रैंडमाइज हो जाता है। ऐसे सबस्टांसेस को सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स या सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन जो है ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेट या सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का एग्जांपल है। ओके, तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग जो है हार्ड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस चूज करते हैं, जिन्हें एक बार किसी सोलोनॉइड के फील्ड में, है ना, उसके हाई मैग्नेटिक फील्ड में रख करके मैग्नेटाइज कर दिया जाए और फिर उसके बाद जो है उनका अपना मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट करता रहे। तो हार्ड फेरोमैग्नेट बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग हार्ड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस चूज करते हैं। लेकिन यदि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा मैग्नेट है जो तभी अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, तभी उसका नेट मैग्नेटाइजेशन होता है जब सोलेनॉइड से करंट पास करें। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट में उसके पोल्स को जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं इजीली। ओके, इसलिए जो है इनके लिए सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का यूज किया जाता है। अब फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं जो कि क्वांटिटेटिवली हमें हेल्प करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सूटेबल सबस्टांस चूज करने में। ये टर्म्स हैं रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी। ओके, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस से रिलेटेड एक फेनोमेनन है जिसे कहा जाता है हिस्टेरिसिस, और हिस्टेरिसिस जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा तो उसी में आपको ये दो टर्म्स मिलेंगे, रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। तो हम लोग समझते हैं हिस्टेरिसिस, रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी।
रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी को यदि हम लोग समझ लें तो इसके हेल्प से हमें सुविधा होगी परमानेंट मैग्नेट के लिए सही फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस चूज करने में, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए भी सही फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस चूज करने में। इसके अलावा इसके कई अलग अलग एप्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे स्पीकर बनाना हुआ, ट्रांसफार्मर का कोड बनाना हुआ, है ना। तो इन सब में किस तरह के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज किया जाना चाहिए, ये सब हम लोग चूज करते हैं उनका रिटेंटिविटी और उनका कोर्सिविटी देखकर। ओके, शुरुआत करते हैं हिस्टैरिसीस, रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। चलिए, एक सोलोनॉइड, करंट करिंग सोलोनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में यानी सोलोनॉइड के अंदर आप एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं। नहीं पता आपको ये हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है या फिर सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये आपको नहीं पता, ठीक है। आपने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को उसके अंदर रखा, ठीक है। अब आप जानते हैं जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा सोलोनॉइड में, तो इंट्रोड्यूस करने के साथ ही उस कोर में मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीज कर जाएगा। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, ये आप लोग जानते हैं। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, बी इनसाइड से जिसे मैं डिनोट करूँगा, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच जो रिलेशन है उस पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ओके, जिसे कहा जाएगा हिस्टैरिसीस कर्व। ओके, तो हम लोग वाई एक्सिस पर कंसीडर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, और एक्स एक्सिस पर कंसीडर करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, ये इसका ऐसा यूनिट टेस्ला होगा और इसका एम्पियर पर मीटर, एच यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर। अब जानते हैं जैसे जैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे सबस्टांस का कोर के अंदर जो इनसाइड फील्ड है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाने पर सबस्टांस का मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब यदि मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो इनसाइड फील्ड जो है वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी पर। तो जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इनसाइड फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है, लेकिन एक वैल्यू पर जा करके सैचुरेट कर जाता है। ये सैचुरेशन मैग्नेटिक फील्ड वो वैल्यू है जब उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के सारे डोमेन्स जो है वो परफेक्टली अलाइन हो जाएंगे, राइट। सारे मैग्नेटिक डोमेन्स जो है वो परफेक्टली अलाइन हो जाएंगे, सभी जो है किसी एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे। सबका ओरिएंटेशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो क्या किया जा रहा है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बढ़ाया जा रहा है। कैसे बढ़ाया जाएगा वो भी क्लियर है। ये करंट कैरिंग सोलोनॉइड है, सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है करंट पर, राइट। तो करंट जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं और मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर इंक्रीज करता जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से जो है कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज करता है और एक वैल्यू पर जाकर के सैचुरेट कर जाता है। अब इसके बाद आप फर्दर मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं होगा। तो अब बढ़ाना जो है पॉइंटलेस है ना। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बढ़ाने का, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलता है।
अब इस कर्व को मैं OA से भी नोट कर रहा हूँ। अब सबस्टांस मैग्नेटाइज हो चुका है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, एक जनरल फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। मैं यहाँ पर हार्ड फेरोमैग्नेट और एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेट ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस एक जनरल फेरोमैग्नेट के लिए बात की जा रही है। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिक्रीज किया जाए तो क्या ये कर्व इसी पाथ को वापस फॉलो करेगा? जवाब है जी नहीं। ये कर्व वापस इसी पाथ को फॉलो नहीं करता है। ओके, कुछ फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए हाँ, जो बिल्कुल ही सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस होंगे, जो कि एक आइडियल केस है, शायद वैसा नहीं है पॉसिबल, है ना। तो एक बिल्कुल ही सॉफ्ट फेरोमैग्नेट के लिए ये पाथ रिट्रेस कर सकता है ना। लेकिन जनरली जो है, यदि हम लोग जनरल फेरोमैग्नेट की बात करें तो इस पाथ को ये रिट्रेस नहीं करता है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी मटेरियल में, किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एक्सटर्नल फील्ड चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के साथ, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ, ये जो बी इनसाइड है वो एच के साथ लीनियरली वैरी नहीं करता है, या फिर एक तरह का वेरिएशन शो नहीं करता है, बल्कि ये सबस्टांस के हिस्ट्री पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हिस्टेरिसिस का मतलब हिस्ट्री नहीं होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हिस्ट्री बोला तो इसका मतलब आप लोग हिस्टेरिसिस का मतलब हिस्ट्री मत समझ लीजिएगा। ओके, हिस्टेरिसिस का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड। अब इस लैगिंग बिहाइंड का शाब्दिक अर्थ क्या है वो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। सबसे पहले किसी भी एच के किसी भी वैल्यू के लिए बी इनसाइड का वैल्यू जो है वो यूनिक नहीं है। एच के किसी भी खास वैल्यू के लिए बी इनसाइड का वैल्यू यूनिक नहीं है, बल्कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के हिस्ट्री पर भी डिपेंड करता है कि वो पहले मैग्नेटाइज्ड था या नहीं था। यदि मैग्नेटाइज्ड था तो मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन क्या था, और अभी मैग्नेटिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है। तो पहले वो मैग्नेटाइज था या नहीं था, इस बात पर डिपेंड करता है। किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज था और किस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाई कर रहे हैं, यानी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इन बातों पर डिपेंड करता है बी इनसाइड। राइट, मतलब बी इनसाइड यूनिक नहीं है। आप यदि सोचते हैं कि हमने मैग्नेटिक इंटेंसिटी को 0 से बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते इस वैल्यू तक लाएं, तो इस कर्व को ये फॉलो किया। जिस तरह का वेरिएशन आपको एच और बी इनसाइड के बीच यहाँ दिखा, वापस यदि हम ऐसे एच को कम करते हैं तो सेम इसी तरह का वेरिएशन दिखेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। और इसी फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं हिस्टेरिसिस। तो क्या होता है, ये डिपेंड करता है हिस्ट्री पर, लेकिन हिस्टेरिसिस का मतलब हिस्ट्री होता नहीं है। ठीक है, हिस्टेरिसिस का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड। और लैगिंग बिहाइंड का मतलब क्या है, थोड़ा समझिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा लैगिंग बिहाइंड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एक्चुअली हुआ क्या, हमने एच के वैल्यू को बढ़ाया, बढ़ाते 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 हम बढ़ाते गए एच के वैल्यू को, बी इनसाइड का वैल्यू भी बढ़ता गया, और जैसे जैसे एच बढ़ा रहे थे बी इनसाइड बढ़ता जा रहा था, एच बढ़ रहा है, बी इनसाइड बढ़ रहा है, लेकिन बी इनसाइड के एक सैचुरेशन वैल्यू पर जाकर के ये थम जाता है। ठीक है, बी इनसाइड एक सैचुरेशन वैल्यू पर जाकर के थम जाता है। इसके बाद आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वापस से मैग्नेटिक इंटेंसिटी को घटा करके 0 तक लाइए, और 0 तक जब आप लाते हैं तो इस कर्व को फॉलो नहीं करता है। सैचुरेशन वैल्यू पर क्या हुआ था, सारे डोमेन्स जो है वो परफेक्टली अलाइन हो गए थे, सारे डोमेन्स जो है वो एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में आ गए थे। अब आप धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड को। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने बोला वो एक्सटर्नल फील्ड के लिए बोला। ठीक है, तो आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आप रिड्यूस कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, तो मैग्नेटाइजेशन भी रिड्यूस होगा, लेकिन
सेम उसी तरह के पाथ को फॉलो करते हुए नहीं होगा। ठीक है, जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी वापस से जीरो हो जाता है तब भी सबस्टांस में नेट मैग्नेटिक फील्ड यानी बी इनसाइड नॉन जीरो रहता है, तो भी वो सबस्टांस जो है उसका अपना एक नेट मैग्नेटिक फील्ड परसिस्ट करता है, उसका अपना एक नेट मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट करता है। इस तरीके से तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि H का वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ गया, B भी गया साथ में। अब H वापस यहाँ पहुँच आया, जहाँ से निकला था H अपने घर जीरो से निकला था, किसी वैल्यू तक गया जो कि सैचुरेशन वैल्यू था, है ना। फिर वहाँ से ये वापस H आना शुरू किया, अपने घर जीरो पे आया, लेकिन B इनसाइड रास्ता भटक गया, वो पीछे रह गया, इसी को कहते हैं लैगिंग बिहाइंड। ओके, तो देखिए जब H इक्वल जीरो है उस समय B इनसाइड के वैल्यू को ही हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी। ओके, वैल्यू ऑफ इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर इज कॉल्ड रिटेंटिविटी व्हेन H इज इक्वल टू जीरो। अब H इक्वल जीरो शुरू में भी था, ठीक है, यहाँ पे कब पहले हम इसको मैग्नेटाइज किए, ठीक है, मैग्नेटाइज करने के बाद जब वापस से हम H को जीरो किए, है ना, रिड्यूस करके, तब उस समय जो इनसाइड फील्ड का वैल्यू है उसे हम लोग कह रहे हैं रिटेंटिविटी, या फिर इसी को कहते हैं रिमेनेंस। रिमेनेंस मतलब जो कुछ बचा खुचा रह गया है ना, इसको क्या कहते हैं, रिमेनेंस। ओके, तो ये कर्व AB जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिटेंटिविटी को, ठीक है, रिटेंटिविटी कर्व। अब इनसाइड फील्ड तो जीरो हुआ नहीं, अब इनसाइड फील्ड को हम रिमूव करना चाहते हैं, यानी कोर का जो मैग्नेटाइजेशन है उसको हम जीरो करना चाहते हैं। कैसे होगा, मैंने बताया आपको, पटक पटक के, राइट, गर्म करके। लेकिन यदि हम इसके अलावा कोई दूसरा उपाय अप्लाई करना चाहें तो एक आइडिया है, अब एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन को उल्टा कर दीजिए, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी के डायरेक्शन को आप उल्टा कर दीजिए। ओके, सपोज शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी का ये डायरेक्शन था, तो मैग्नेटाइज भी इसी डायरेक्शन में हुआ था फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। अब एक्सटर्नल फील्ड उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगाइए, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फील्ड है उसके मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम लोग नेगेटिव वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। अब हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस मैग्नेटाइज हो चुका है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा, सबसे पहले जितने भी डोमेन से ऑलरेडी मतलब पुराने कॉन्फ़िगरेशन में थे उन सबको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, उन सबको रैंडमाइज करना पड़ेगा, तो रैंडमाइज हो जाएगा तब मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर जो है वो जीरो हो जाएगा, तो हमने पहले कर दिया उसे जीरो। तो हमने क्या किया, उसे किया जीरो। अब H का वो वैल्यू, H का वो वैल्यू जिसके लिए, H का वो वैल्यू जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड वापस जीरो हो जाता है, H के उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं कोर्सिविटी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर इनसाइड फील्ड जो है वो जीरो हो जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर H का जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, इस वैल्यू को हम लोग कहेंगे कोर्सिविटी। ठीक, यदि हार्ड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस होगा तो H का वैल्यू कहीं दूर मिलेगा यहाँ पर, है ना, और यदि सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस होगा तो H का वैल्यू इस एक्सिस के नज़दीक मिलेगा, राइट।
कहने का मतलब हिस्टेरिसिस कर्व जो है हार्ड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए ब्रॉडर मिलेगा, चौड़ा मिलेगा, और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए ये नैरोअर मिलेगा, पतला मिलेगा। ठीक है। अब ये BC जो है ये कोर्सिविटी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बढ़ाते जाइए, है ना। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो अब तो इनसाइड फील्ड तो जीरो हो चुका है, पहले का जो मैग्नेटाइजेशन था उसे तो हमने क्लियर कर दिया, राइट। अब जो मैग्नेटाइजेशन होगा, अब फर्दर मैग्नेटाइजेशन जो होगा अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी के डायरेक्शन में होगा, यानी अब तक इनसाइड फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में था, अब इनसाइड फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगा, राइट। देखिएगा, समझिए। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, एक्सटर्नल फील्ड आपने इस डायरेक्शन में दे करके, मैं H यहाँ लिखता हूँ, ओके। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में दे करके आपने इसे इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इस मैग्नेटाइजेशन को रिमूव करने के लिए H का वैल्यू आप रिड्यूस करते गए, H का वैल्यू रिड्यूस करते गए, लेकिन रिड्यूस करने के बाद भी मैग्नेटाइजेशन पूरी तरीके से लॉस नहीं हुआ। तो उसके बाद आपने क्या किया, फील्ड के डायरेक्शन को चेंज किया। फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करने पर जो है ये मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, और कम होने के बाद एक समय आया जब मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया। जब मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया, H के जिस वैल्यू के लिए मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया उसे आप लोग बोल रहे हैं कोर्सिविटी, ओके। तो यहाँ पर जो H का वैल्यू होगा उसे आप लोग बोल रहे हैं कोर्सिविटी, ठीक है। अब फर्दर यदि आप H के वैल्यू को इसी डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तो अब मैग्नेटाइजेशन इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अब ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये नॉन मैग्नेटाइज्ड है, राइट। तो अब फर्दर इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना शुरू किया, मैग्नेटाइज हो रहा है, और होते होते क्या हुआ, सैचुरेट कर गया, जैसे कि यहाँ सैचुरेट किया था। आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, मैग्नेटाइज होता जाएगा, इनसाइड फील्ड बढ़ता जाएगा, लेकिन कब तक, जब तक कि इस डायरेक्शन में सारे डोमेन्स परफेक्टली अलाइंड ना हो जाए, है ना। तो अलाइन हो गए, और अलाइन होने के बाद आपको इनसाइड फील्ड का एक सैचुरेशन वैल्यू मिल गया, राइट। अब आप फिर से मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिक्रीज करना शुरू करेंगे, है ना। डिक्रीज करना शुरू करेंगे तो ये इनसाइड फील्ड भी डिक्रीज करता जाएगा, इनसाइड फील्ड डिक्रीज करता गया, और फिर इनसाइड फील्ड डिक्रीज करके जीरो तो कर दिया आपने, लेकिन अभी भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी आपने जीरो कर दिया, लेकिन इनसाइड फील्ड अभी भी जीरो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, अब आप इनसाइड फील्ड के अब आप एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन को, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी को फिर से आप रिवर्स कर देते हैं, आप फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं। अप्लाई करेंगे तो अब ये जो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो चुका है उसे फिर से क्या करना होगा, रैंडमाइज किया जाएगा। रैंडमाइज हो रहा है ये, और H के किसी वैल्यू पर जाकर के वो रैंडमाइज हो जाएगा, और फिर से इनसाइड फील्ड जीरो हो जाएगा, और फिर उसी डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, वापस यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि H के एक किसी भी वैल्यू के लिए, सपोज ये वाला वैल्यू कंसीडर कीजिए, तो H के इस वैल्यू के लिए B इनसाइड का वैल्यू फिक्स नहीं है। B इनसाइड का वैल्यू ये भी है, ये भी है, ये भी है, यूनिक नहीं, ठीक है। B इनसाइड जो है वो H के साथ यूनिक नहीं है, उसका रिलेशनशिप H के साथ एक यूनिक नहीं है, बल्कि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये डिपेंड करता है उसके हिस्ट्री पर भी, पहले सबस्टांस, इससे पहले सबस्टांस कैसा था इस बात पे भी डिपेंड करता है। इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं हिस्टेरिसिस, और इसमें आपको दो टर्म मिला। जब नॉन मैग्नेटाइज था, यहाँ से आपने यहाँ मैग्नेटाइज किया, सैचुरेशन वैल्यू को अटेंड किया, उसके बाद सैचुरेशन वैल्यू को अटेंड करने के बाद आपने मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिक्रीज करना शुरू किया। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिक्रीज करते करते जीरो पर लाए, H जब जीरो हो गया तब मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है, B इनसाइड का जो वैल्यू है, उसे हम लोग कह रहे हैं रिटेंटिविटी, ओके। अब चूंकि आप H इक्वल जीरो कर चुके हैं, फिर भी B इनसाइड जीरो नहीं हुआ, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई कर देते हैं,
अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करके एक्सटर्नल फील्ड के वैल्यू को आप बढ़ाते जाते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में एच का वैल्यू जो मिलेगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो वैल्यू मिलेगा, जबकि इनसाइड फील्ड 0 हो जाता है, उसे आप लोग कह रहे हैं कोर्सिविटी। ओके, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी क्या है। हाँ, तो अब जरा सोचिए, एक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आप कैसे सबस्टांस को चूज करेंगे। हम ये चाहेंगे कि परमानेंट मैग्नेट बनाएं तो उसकी परमिएबिलिटी हाई, ताकि जब एक्सटर्नल फील्ड में उस सबस्टांस को रखा जाए तो फील्ड लाइंस जो है इजीली उस सबस्टांस से होकर के जा सके और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाए। तो एक स्ट्रांगर फील्ड के लिए हम ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चूज करेंगे जिसकी परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी या परमिएबिलिटी कहिए, ठीक है, हाई हो। तो सबसे पहला कंडीशन तो ये होगी। दूसरा, अब यदि हम सबस्टांस को मैग्नेटाइज कर दिए तो एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करने पर भी उसे मैग्नेटाइजेशन लूज नहीं करना है, यानी एच का वैल्यू 0 कर देने पर भी मैग्नेटाइजेशन लूज नहीं करना है और स्ट्रांग से स्ट्रांग फील्ड प्रोड्यूस करना है। तो एच का वैल्यू हमने 0 कर दिया तो भी बी इनसाइड का वैल्यू ये मिला। इस वैल्यू को हम लोग बोल रहे हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी जितना हाई होगा, बी इनसाइड का वैल्यू उतना ही हाई होगा और उतना ही स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बनेगा। तो कहने का मतलब एक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आपको ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चूज करना चाहिए जो कि जिसका रिटेंटिविटी हाई हो। ओके, अब बात करते हैं। ठीक है, बना लिए, लेकिन क्या है, मतलब रिटेंटिविटी काफ़ी हाई था उस सबस्टांस का, लेकिन गिरने के साथ ही रैंडमाइज हो गया, थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस पे रैंडमाइज हो गया, या फिर आसपास में कोई दूसरा मैग्नेट इंट्रोड्यूस किए, या फिर कोई करंट कैरिंग का कंडक्टर है, उसके मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में आने के बाद वो रैंडमाइज हो गया। तो ये भी गलत बात है। यदि हमने एक परमानेंट मैग्नेट बनाया और वो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कांटेक्ट में आने पर वो अपना मैग्नेटाइजेशन लॉस कर देता है, किसी दूसरे मैग्नेट के कांटेक्ट में आने पर मैग्नेटाइजेशन लॉस कर देता है, या गिरने पर इजीली अपना मैग्नेटाइजेशन लॉस कर देता है, तो इस केस में एक अच्छा परमानेंट मैग्नेट नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए उसका कोर्सिविटी जो है वो हाई होना चाहिए। ये जो सी है, ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट यहाँ से काफ़ी दूर होना चाहिए ताकि एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, है ना। मतलब हमने एक परमानेंट मैग्नेट बना लिया, अब इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हम लोग डे टू डे लाइफ में अलग अलग जगह इसका यूज कर रहे हैं, तो कहीं करंट कैरिंग वायर हो सकता है, किसी जगह पे कोई हेवी मैग्नेट यूज किया गया हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आने पर उसके प्रेजेंस में ये खराब ना हो। ये खराब कब होता है? इसका जो मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन है, इसका जो बी इनसाइड का डायरेक्शन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करें तो होता है। और एक्सटर्नल फील्ड के लिए एच का जिस वैल्यू पर ये रैंडमाइज हो जाएगा, जिस वैल्यू पर इसके लिए बी इनसाइड का वैल्यू 0 हो जाएगा, एच के उस वैल्यू को हम लोग कोर्सिविटी कहते हैं। अब यदि वो वैल्यू ये काफ़ी दूर हो यहाँ से, यहाँ कहीं हो, तो मज़ा आएगा, है ना। सिंपल करंट से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत छोटा मैग्नेट से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कोर्सिविटी भी हाई होना चाहिए, राइट। तो एक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी हाई होना चाहिए, सबस्टांस का रिटेंटिविटी हाई होना चाहिए और उसका कोर्सिविटी हाई होना चाहिए। एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस में ये सारे गुण होते हैं। अल्निको इसका अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट की परमिएबिलिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसकी रिटेंटिविटी अच्छी नहीं है और उसकी कोर्सिविटी अच्छी नहीं है। ओके, सॉफ्ट आयरन की यदि हम बात करें तो इसलिए जो है अल्निको उसके लिए बेस्ट ऑप्शन अल्निको हो गया, या फिर कोबाल्ट स्टील हो गया। अब मैंने थोड़ा देर पहले आपसे बात की थी एक टॉपिक, हिस्टेरिसिस कर्व नैरोअर हो
या फिर ब्रॉडर हो। देखिए कोर्सिविटी ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ये ब्रॉडर होगा, और यदि कोर्सिविटी कम होगा तो ये नैरोअर होगा, है ना। तो यदि हिस्टेरिसिस कर्व नैरोअर है तो कोर्सिविटी कम है, और यदि हिस्टेरिसिस कर्व ब्रॉडर है तो उसका कोर्सिविटी हाई है। याद रखेंगे आप लोग, ओके। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आप लोग कैसा सब्सटेंस यूज करेंगे? रिलेटिव परमिएबिलिटी फिर से हाई होनी चाहिए ताकि इजीली मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे क्रॉस कर सके। मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस ना हो बल्कि काफ़ी इंक्रीज करे, है ना। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो हाई होनी चाहिए, लेकिन रिटेंटिविटी लो होनी चाहिए, ठीक है। और जिसकी रिटेंटिविटी ही लो होगी उसके कोर्सिविटी की चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। तो यह था पूरा का पूरा टॉपिक परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई होप आप लोग को ये टॉपिक क्लियर समझ में आ गया हो। तो आज के क्लास में इतना है। थैंक यू।